वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 11वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम जुलाई महीने के आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कलबेलिया डांस के बारे में है। हाल ही में कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से एक ऐप काफी प्रचलन में आया है जिसका नाम है चंदाविया। ये कलबेलिया डांस से एसोसिएटेड है। खैर, ये ऐप तो हमारे लिए जरूरी नहीं है, जरूरी है कलबेलिया डांस। राजस्थान के जो कलबेलिया ट्राइब है वो लोग इसे परफॉर्म करते हैं, काफी फेमस है वहां पे। जो कलबेलिया डांस है ये कलबेलिया कम्युनिटी के ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को दिखाता है। यूनेस्को ने अपनी लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इसे 2010 में शामिल भी कर लिया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कलबेलिया डांस में स्वर्लिंग होती है। जो भी महिलाएं कलबेलिया डांस परफॉर्म करती हैं वो इस तरीके से घूमती हैं जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। इससे जो उनका मूवमेंट होता है वो काफी ग्रेसफुल हो जाता है और ये डांस काफी अट्रैक्ट करता है, काफी खूबसूरत लगता है। जनरली इसे जो जॉयस सेलिब्रेशंस होते हैं, खुशी के मौके होते हैं, वहां पर परफॉर्म किया जाता है और कलबेलिया कल्चर का ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। एक और यूनिक एस्पेक्ट है कलबेलिया डांस का, वो ये है कि इसे केवल महिलाएं परफॉर्म करती हैं। एज यू कैन सी कि डांस जो यहाँ परफॉर्म किया जा रहा है इसमें केवल महिलाएं ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मेल नहीं होते हैं, मेन भी होते हैं। उनका काम होता है इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना और म्यूजिक प्रोवाइड करना इस डांस के लिए। इंस्ट्रूमेंट इसमें और ड्रेस की बात करें तो ब्लैक स्कर्ट इस्तेमाल की जाती है डांस के लिए, जो स्वर्ल में भी हेल्प करती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये मूवमेंट को इस तरीके से रेप्लिकेट करते हैं जैसे कि सांप के मूवमेंट को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाती है। और जो मेल मेंबर होता है वो खंजरी, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर पुंगी, उसे बजाता है। पुंगी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसे सांप को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर देखिए ये जो डांस फॉर्म है, चूंकि ये जो कम्युनिटी है, यहां पर आप देख लेंगे तो समझ में आएगा। जो कलबेलिया ट्राइब है ये बहुत पहले प्रोफेशनल स्नीक हैंडलर्स हुआ करते थे जो सांप को पकड़ते थे। यद्यपि अब वो अपने इस प्रोफेशन को अपने म्यूजिक और डांस में पोर्ट्रे करते हैं। ये नोमैडिक लाइफ जीते हैं, खाना बदोश, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं और इंडिया में शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। जो लार्जेस्ट नंबर है कलबेलियास की पॉपुलेशन का वो आपको पाली डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, देन अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में। अच्छा देखिए, न्यूज में कोई डांस आ जाता है, कोई फेस्टिवल आ जाता है और हम उसे डिस्कस करने लग जाते हैं। तो क्या यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती भी है कि हम ऐसे ही डिस्कस करने लग जाते हैं? तो बिल्कुल इस दुविधा में मत रहिएगा, यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है। वैसे तो आप लोग मेरी बात यूं भी मान ही लेंगे, बट फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं ताकि आपको इस बात का भरोसा भी हो जाए। 2018 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था। चपचारकुट फेस्टिवल मिजोरम, खोंजोम पर्व बैलेट मणिपुर, थांगता डांस सिक्किम। नाउ यू गॉट टू नो कि डांस भी पूछा जाता है और फेस्टिवल भी पूछा जाता है। आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, पेयर जो भी बताया गया है। सही जवाब अगर आप चूज कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो मैं बता देता हूं कि इसका जो सही जवाब है दैट इज बी, 1 and 2 ओनली। अब देखिए थांगता डांस कहां का है ये मैं आपको नहीं बताता हूं, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चूंकि ये गलत है, ये सिक्किम का नहीं है। सिक्किम का नहीं है तो कहां का है आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, थांगटा कहां का है। ठीक है, यूजुअली यूपीएससी अवार्ड वगैरह पे प्रश्न नहीं पूछती, बट आपके सामने आया है तो एक बार स्लाइड निगाह में देख लीजिए। हाल ही में एक उड़िया पोएट डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा जी को सिलेक्ट किया गया है कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए। नेशनल अवार्ड है जिसे लेट पोएट ल्यूरेट कुवेम्पु की मेमोरी में इंस्टीट्यूट किया गया था। एनुअली दिया जाता है किसी भी ऐसी लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है। इसमें 5 लाख का प्राइज दिया जाता है, सिल्वर मेडल और साइटेशन होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 4000 ईयर ओल्ड सेटलमेंट के बारे में है जो दुर्गा देवी में मिला है। उड़ीसा का जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज है, उन्होंने अभी कुछ उन्हें जानकारी मिली कि यहां पर कोई एंशिएंट साइट हो सकती है, तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद वहां पर एक्सकेवेशन स्टार्ट किए। तो उन्हें 4000 साल पुराना एक सेटलमेंट मिला। मतलब अगर आप समझिए तो ये 2000 बीसीई के आसपास का है। वहां से हमें कई सारे एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स मिले। आर्टिफैक्ट्स का मतलब कुछ ऐसा जो इंसानों ने बनाया है। ये मिला है हमें उड़ीसा का जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है वहां के एक गांव में, दुर्गा देवी विलेज। अगर आप लोकेशन देखना चाहते हो तो देखिए ये है लोकेशन बालासोर की। यहां से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है इस गांव की। ठीक है, ये जो लोकेशन है यहां आपको साउथ में मिलेगी सोना रिवर और नॉर्थ ईस्टर्न मार्जिन पे मिलेगी बूराबलंग रिवर। लोकेशन देखिए, ये देखिए आ रही है बूराबलंग रिवर,
ठीक है। और यहाँ से वो मैप में है नहीं, जो सोना रिवर है वो आती है और यहीं पर ये लोकेशन सिचुएटेड है जहाँ पर हमें ये साइट मिली हुई है, ठीक है। ये 20 किलोमीटर अवे है उड़ीसा के बालासोर से। वहाँ की जो लोकल डेटी है उन्हीं के नाम पर इसका नाम दुर्गा देवी रखा गया है गाँव का। यहाँ पर 4.9 किलोमीटर का एक सर्कुलर मड फोर्टिफिकेशन मिला है, उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए गांव को फोर्टिफाई कर रखा था। फर्दर यहाँ पर हमें 2 छोटे नालाज भी मिले हैं, आप इन्हें कनाल कह लीजिए, गंगाहरा और प्रसन्ना। ये नॉर्थ में निकलते हैं इस रिवर से, बूराबलंग से। ये कनाल यहाँ से बूराबलंग से निकलती है और नीचे से ये सोना नदी से निकलती है। तो एक तरीके से इनमें पानी का एक नेचुरल फ्लो मेंटेन हो जाता है और ये पूरे साइट को फोर्टिफाई कर देता है। वाटर फोर्टिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो 4000 साल पहले इस प्रकार का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसे डेवलप किया गया था। जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ विशेष ट्रेसेस भी कई सारे कल्चरल फेसेस के यहाँ से अवेल किए हैं। अगर आप देखें जो इसका टाइम ड्यूरेशन है दैट इज अबाउट 2000 BC। आप समझ सकते हैं कि वही समय है जब इंडस वाले रीजन में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन रही होगी। तो उसके पैरेलल ये साइट यहाँ पर डेवलप हो रही थी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें चालकोलिथिक पीरियड के ट्रेसेस मिलते हैं, मतलब 2000 से 1000 BC के बीच का समय। ह्यूमन सेटलमेंट और आर्टिफैक्ट्स चालकोलिथिक पीरियड के हमें यहाँ से मिलते हैं। चालकोलिथिक पीरियड वो पीरियड था जब इंसान ने कॉपर के साथ साथ पत्थरों का भी इस्तेमाल किया। हमें यहाँ से सर्कुलर हट, ब्लैक ऑन रेड पेंटेड पॉटरी, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, रेड स्लिप्ड वेयर और कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। फर्दर हमें ये पता चला कि यहाँ पर लाइफ सेटल थी, वो एग्रीकल्चर करते थे, एनिमल डोमेस्टिकेशन करते थे और फिशिंग भी करते थे। इसके अलावा हमें आयरन एज के जो एविडेंसेस वो मिलते हैं, यानी कि 1000 से 400 BC। ब्लैक बर्निश्ड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, आयरन के ऑब्जेक्ट्स लाइक नील्स, एरोहेड और स्लैग, जो कई तरीके के धातुओं के रेमिनेंट्स हैं। अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के भी हमें एलिमेंट्स मिलते हैं, लाइक पॉटरी के कई तरीके के स्पेसिमेन जो रेड वेयर या फिर टेराकोटा से बने हुए ईयर स्टड्स, बैंगल्स, बीड्स और कुछ कॉनिकल ऑब्जेक्ट्स। देखिए हिस्ट्री 3 तरीके से क्लासिफाई हो सकती है। प्री हिस्ट्री जिसके बारे में कोई रिटन एविडेंस नहीं है, प्रोटो हिस्ट्री जिसके बारे में रिटन एविडेंसेस तो हैं बट हम पढ़ नहीं पाए, और हिस्टोरिकल पीरियड। तो इसमें तो आता है स्टोन एज, इसमें आता है इंडस वैली वाला पीरियड और इसमें आपका आर्यन जो सिविलाइजेशन है वो आ जाती है। तो हिस्टोरिकल पीरियड का मतलब ये है कि जब हमारे पास रिटन एविडेंसेस हैं तो उसके भी एविडेंसेस हमें यहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल सिलंबम के बारे में है। सिलंबम एक मार्शल आर्ट है, लेट मी मेक यू क्लियर। गणेशन नाम के एक व्यक्ति हैं, गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन कंपटीशन करवाया था माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो सिंगापुर में रिसाइड करते हैं। उनसे कहा गया था कि आप मार्शल आर्ट के किसी भी फॉर्म का कोई एक वीडियो पब्लिश करिए जिसके बेसिस पे जज किया जाएगा कि आप विनर होंगे कि नहीं। तो इस पूरे ऑनलाइन कंपटीशन में गणेशन को विनर घोषित किया गया। उन्होंने जो अपनी परफॉर्मेंस दी थी वो सिलंबम पर दी थी, तो सिलंबम न्यूज में आया। सिलंबम एक स्टाफ फेंसिंग मार्शल आर्ट है। स्टाफ का मतलब होता है लाठी कट, मतलब जो बांस का टुकड़ा होता है, लाठी, बंबू स्टाफ। तमिलनाडु में इसका ओरिजिन है। ये एक मॉडर्न और साइंटिफिक मार्शल आर्ट है जिसका इस्तेमाल एक व्यक्ति अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर सकता है। ये दुनिया के कुछ बहुत ही पुराने मार्शल आर्ट्स में से एक है। जो टर्म सिलंबम है इसमें सिलम का वर्ड होता है माउंटेन और बम का मतलब होता है बंबू। एक प्रकार से बंबू का इस्तेमाल वेपन के तौर पे किया जा सकता है। जब इसका ओरिजिन हुआ था तब तो मेनली इसमें बंबू का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन धीमे धीमे जैसे ये मार्शल आर्ट डेवलप हुआ इसके साथ इसमें कई और चीजें यूज की जाने लगी। जैसे बंबू स्टाफ, बंबू लाठी तो इस्तेमाल की जाती थी। मारू जो है वो ब्लैक बक के जो हॉर्न्स होते हैं उनसे बनाया जाने वाला एक हथियार है, तो इसका भी इस्तेमाल सिलंबम में किया जाता रहा। अरुआ यानी कि सिकल, हसिया, सुआकू एक प्रकार का व्हिप होता है, वाल मुड़ी हुई तलवार होती है, कुट्टू कटई ये इस प्रकार का एक हथियार होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। कट्टी मतलब नाइफ और सेडी कुची एक प्रकार की छोटी छड़ी होती है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल अब सिलंबम में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1000 BC में, यानी कि आज से 3000 साल पहले, जो ऋषि अगस्त्य थे उन्होंने इस प्रकार के मार्शल आर्ट को शुरू किया था। शिल्पाधिकारम और कई सारे संगम लिटरेचर्स इसे 2nd सेंचुरी BC का बताते हैं, यानी कि लगभग 2200 साल पुराना। लेकिन जो ओरल टेल्स हैं, फोक टेल्स हैं, वो कहते हैं कि ये मार्शल आर्ट कम से कम 7000 साल पुराना है, यानी कि 5000 BC का। मतलब इंसानों ने जब डेवलप किया तो वो इस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने लगे थे। अब ये है कि देखिए मार्शल आर्ट कई तरीके के होते हैं, जैसे कि गटका पंजाब का है, पैका उड़ीसा का, थांगता मणिपुर, कलारीपयट्टू केरला का, चोलिया उत्तराखंड, पांग लापसोल सिक्किम, मुष्टि युद्ध उत्तर प्रदेश, मर्दानी खेल महाराष्ट्र और परी कांडा बिहार। तो
सभी राज्यों के अपने अपने कुछ फोक मार्शल आर्ट्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मार्शल आर्ट्स कोई न्यूज़ में आ जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं, तो और आर्ट एंड कल्चर में भी हम पढ़ते हैं, तो क्या मार्शल आर्ट पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है? बिल्कुल पूछती है। देखिए 2014 में उन्होंने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था कलारीपयट्टू के बारे में। कलारीपयट्टू क्या है यही पूछा गया था आपसे, और इसका सही जवाब डी था कि ये एक एंशिएंट मार्शल आर्ट है जो कि सदर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में परफॉर्म किया जाता है। एक बताता हूँ मैं आपको, जब ये मार्शल आर्ट आया था, ये सिलंबम की हम बात कर रहे हैं, तो काफ़ी लंबे समय से इंडिया में प्रेवलेंट था, लेकिन जब अंग्रेज आए तो वो इससे थ्रेट फील करते थे क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट है, तो उन्होंने इसको बैन कर दिया। बोला कि मार्शल आर्ट ये सिलंबम कोई परफॉर्म नहीं करेगा। तो उन्हें लगता था कि अगर ये ट्रेंड हो जाएंगे तो अगर कभी काउंटर हुआ तो लड़ाई लड़ेंगे, तो उन्होंने इसको बैन कर दिया। तो फिर यहाँ पे जो इसे परफॉर्म करने वाले लोग थे वो भी स्मार्ट थे। उन्होंने किया क्या कि उन्होंने 2-4 ढोलक और डपली ले ली और वो उसको बजाने के साथ साथ इसको परफॉर्म करने लगे। उन्होंने बोला कि ये कोई मार्शल आर्ट नहीं है, मतलब ये हम लड़ाई के लिए नहीं कर रहे, ये तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट हम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने इसका एक रूप चेंज कर दिया ताकि ये सर्वाइव कर जाए, खत्म ना हो, नहीं तो अंग्रेज तो खत्म करके चले जाते। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में है। अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को ग्रीट किया जगन्नाथ रथ यात्रा के ओकेशन पे। यह है क्या? देखिए, रथ यात्रा साल में एक बार निकाली जाती है। इसे कई बार चैरिट फेस्टिवल कहा जाता है। एक हिंदू फेस्टिवल है, भगवान जगन्नाथ से जुड़ा हुआ है। उड़ीसा के पुरी में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। जो फेस्टिवल है, इसे आषाढ़ महीने का जो शुक्ल पक्ष होता है उसके दूसरे दिन सेलिब्रेट किया जाता है। उड़िया कैलेंडर में ये तीसरा महीना होता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो हम आप इस्तेमाल करते हैं कॉमनली, उसमें ये आपको जून और जुलाई के महीने में मिलेगा, आषाढ़ का महीना। ठीक है, 9 दिनों का ये पूरा इवेंट होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण वृंदावन वापस आते हैं इस ओकेशन पे अपने भाई बलराम के साथ और बहन सुभद्रा के साथ। जो गुंडीचा टेम्पल है वहां पर वो आते हैं। उसके पहले वो अपनी जो मैटरनल आंट है, मौसी हैं, उनके यहां भी जाते हैं, दैट इज मौसी मां टेम्पल, जो कि पुरी में ही शारदाबली के नजदीक में है। इस फेस्टिवल के दौरान 3 रथ निकाले जाते हैं, जिनमें एक रथ पे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति होती है, उनके भाई भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का ये रूप है, भगवान बलराम की और उनकी जो बहन है सुभद्रा उनकी। थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज उस रथ को खींचते हैं। अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो मान्यता यह है कि इसे अनंत वर्मन छोदगंग देव, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने इस टेम्पल को 12वीं शताब्दी में बनवाया था। अगर आप ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी देखना चाहते हैं तो देखिए ये लोकेशन है ईस्टर्न गंगास की। एक समय में उनका एम्पायर थोड़ा बड़ा भी हो गया था, तो ये पूरा रीजन ईस्टर्न गंगास का है। यहीं पर ये राजा हुआ करते थे जिनका हमने नाम लिया, अनंत वर्मन छोदगंग देव। इस पूरे जगन्नाथपुरी टेम्पल को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ जाए, अगर उसके ऊपर मौत का खतरा है तो वो टल जाता है, बिकॉज यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति होती है। जो टेम्पल है उसे व्हाइट पगोडा भी कहा जाता है। और ये हमारा जो 4 धाम की यात्रा है, पिलग्रिमेज है, उसका भी हिस्सा है, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम के साथ साथ पुरी भी आता है। इसमें देखिए 4 गेट्स हैं। जो ईस्टर्न गेट है उसे सिंह द्वार कहा जाता है। यहाँ पर आपको मेन गेट पे 2 लॉयंस मिलेंगे। जो सदर्न गेट है उसे अश्वद्वार बोलते हैं, मतलब घोड़ा, और वेस्टर्न व्याघ्र द्वार, नदन, हस्ती द्वार। हर जो गेट है उस पर आपको बहुत खूबसूरत कार्विंग मिलेगी। देखिए, जगन्नाथ टेम्पल के एंट्रेंस पर आपको एक स्तंभ मिलता है, पिलर, जिसे हम अरुण स्तंभ या फिर सन पिलर कहते हैं। ओरिजिनली ये कोणार्क के सन टेम्पल में हुआ करता था, वहां से इसे यहां लाया गया है। कुछ और इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जो आपको उड़ीसा में मिल जाएंगे, लाइक कोणार्क का सन टेम्पल जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, लिंगराज टेम्पल, तरन तारिणी टेम्पल और उदयगिरी और खंडगिरी की जो केव्स हैं वहां भी आपको यहाँ मिलेंगी, वो भी यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये वो पिलर है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल केसरिया बुद्धा स्तूपा के बारे में है। वर्ल्ड फेमस है ये बुद्धा स्तूपा। हम में से बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि हमारे दिमाग में जो सबसे फेमस स्तूपा है दैट इज स्तूपा ऑफ सांची। लेकिन अब आप जान जाइए, क्योंकि ये ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार के। न्यूज में इसलिए आया बिकॉज गंडक नदी का जो कैचमेंट एरिया है ये उसमें आता है। गंडक नदी से पानी बाहर आया, बरसात में पानी वैसे भी नदियों में ज्यादा हो जाता है, तो ये जो उसका रीजन है केसरिया बुद्धा स्तूपा का, वो वहां पे आसपास पूरा फ्लड आ गया, पानी भर गया। तो इस वजह से ये न्यूज में आया। जो स्तूपा है वो आपको पटना से 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। देखिए, इसका जो सरकमफेरेंस है, परिक्रमा पथ है, वो लगभग 400 फीट का है और इसकी ऊंचाई 104 फीट है। इस लिहाज से ये दुनिया के कुछ बहुत ही ऊंचे स्तूपाज में से काउंट होता है। फर्दर ये दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है, इसीलिए यहाँ पर कई सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज से जो ट्रेवलर्स हैं, पिलग्रिम्स हैं, वो आते हैं। लोकल्स इसे देवालय बोलते हैं, मतलब भगवान का घर। ये कब बना? 3rd सेंचुरी बीसी में ऐसा माना जाता है कि इसके बनने की शुरुआत हुई।
लोग कहते हैं अशोका के समय में इसे बनाया जाना शुरू किया गया रहा होगा, बिकॉज अशोकन पिलर के कुछ रिमेन्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। मान्यता यह है कि शुरुआती दौर में इसे मिट्टी का बनाया गया होगा, बाद में इसे और सॉलिडिफाई करके एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार किया गया। इस स्तूप के रेफरेंस हमें फायान की किताब में भी मिलते हैं, जिन्हें आप फाग्जियान या फायान कह लीजिए। 5th सेंचुरी के ये चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो इंडिया में आए थे। इन्होंने एक स्तूप का जिक्र किया है जिसमें मान्यता उन्होंने ये बताई है कि जिस कटोरे में भगवान बुद्ध भिक्षा मांगते थे, उसी कटोरे के ऊपर ये बनाया गया है। अब देखिए, जो केसरिया बुद्धा स्तूपा है उसके बैकग्राउंड में भी यही स्टोरी है। एक 16 महाजनपद थे एंसेंट इंडिया में, आपको पता है। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था वृज्जी। वृज्जी की कैपिटल थी वैशाली। वैशाली में लिच्छवी क्लैन के लोग निवास किया करते थे। तो जो लिच्छवी क्लैन के लोग थे वो चाहते थे कि बुद्धा उनके यहाँ विजिट करे। वो पीछे पड़ गए थे कि नहीं, हमारे यहाँ चलिए चलिए। बुद्धा जा नहीं रहे थे, वो लोग पीछे पड़े हुए थे। तो उन्होंने नदी में बाढ़ ला दी थी उनको रोकने के लिए। इसके बाद वो लोग बहुत दुखी हो गए। जब वो लोग दुखी हो गए तो भगवान बुद्ध ने उन्हें अपनी भिक्षा का कटोरा दे दिया। तो वो लोग उससे लेके काफी खुश हो गए। भगवान बुद्ध की श्रद्धा में उन्होंने इस स्तूप का निर्माण करवाया उसी कटोरे के ऊपर। तो चूंकि इसके बैकग्राउंड में भी यही कहानी है, तो पूरी मान्यता ये है कि ये जो जिक्र किया गया है फायान के द्वारा, वो केसरिया बुद्धा स्तूपा का ही जिक्र किया गया है। ह्वेनसांग ने भी ऐसे ही एक स्तूप का जिक्र किया है, हालांकि कुछ खास डिटेल ह्वेनसांग ने नहीं दी है। तो आप समझ गए इसके बारे में। एक्सप्लोरेशन की बात करें तो देखिए, इसका एक्सप्लोरेशन तो अर्ली 19th सेंचुरी में ही स्टार्ट हो गया था। कर्नल मैकेंजी ने 1814 में इसकी शुरुआत की थी। जो कनिंघम है उन्होंने 1861-62 में भी इस पर कुछ एक्सकेवेशंस किए। हालांकि एएसआई की टीम ने इस फुल स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज्ड वे में 1998 में डिस्कवर किया। उससे लीड किया जा रहा था जो आर्कियोलॉजिस्ट थे के मोहम्मद, उनके द्वारा। कुछ और भी आपको पॉपुलर जो साइट्स हैं वो मिल जाएंगे बिहार में। 2000 महाबोधि टेम्पल, नालंदा महाविहार, ये दो के दोनों ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। और रोहतासगढ़ फोर्ट भी आपको बिहार में मिल जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कांवर यात्रा के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इसके ऊपर से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। देखिए, हिंदू कैलेंडर मंथ जो होता है श्रावण या फिर सावन, उसमें ये एक पिलग्रिमेज होता है। यहाँ पर सैफरन कलर के कपड़े पहने हुए जो डिवोटीज होते हैं, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, वो बेयरफुट नंगे पांव होली वाटर गंगा का या किसी और पवित्र नदी का उठाते हैं और भगवान शिव लिंग के ऊपर उसे चढ़ाकर पूजा करते हैं। तो एक लंबी यात्रा वो तय करते हैं। जो डिवोटीज होते हैं वो पिचर यानी कि बर्तन में होली वाटर कलेक्ट करते हैं, उसे अपने कंधों पे रखते हैं। यूजुअली उसे जमीन पे नहीं रखा जाता। अगर उन्हें कहीं बीच में रेस्ट भी करना है तो वो किसी ऊंचाई वाली जगह पे उसको पेड़ वगैरह पे किसी रॉड पे लटका देते हैं, जमीन पे नहीं रखते। जो गैंगेटिक प्लेन होता है वहां पर कई सारे पिलग्रिमेज साइट्स हैं जहां से पानी को लिया जाता है। ठीक है, जैसे हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में है, सुल्तानगंज बिहार में है, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, इन सभी जगहों से पानी लिया जाता है पवित्र नदियों से। सिमिलरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है कांवर यात्रा जैसा ही, जो नॉर्थ इंडिया में होता है, वैसे साउथ इंडिया में एक फेस्टिवल है जिसे कवाड़ी फेस्टिवल कहा जाता है। ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर लॉर्ड मुरुगन को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल प्रसाद स्कीम के बारे में है। हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर और एक क्रूज बोट का ऑपरेशन। ये स्टार्ट किया गया है वाराणसी में। इसे स्टार्ट करने का जो पूरा एम्बिट रहा, दैट वाज प्रसाद स्कीम। प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसी का एब्रीविएशन है प्रसाद। इसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2014-15 में लॉन्च किया था, ताकि भारत में जो वेरियस सेंटर ऑफ टूरिज्म हैं या हेरिटेज हैं, पिलग्रिमेज हैं, उनको लिंक किया जा सके और भारत में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। यहां पर जो मेन फोकस है दैट इज पिलग्रिमेज सेंटर्स एंड हेरिटेज डेस्टिनेशंस। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फुली फाइनेंस की जाती है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव यह है कि भारत में टूरिज्म को अट्रैक्टिव बनाना। जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है, लोग देवस्थलों पे जाते हैं घूमने के लिए, उसकी ओर लोगों को अट्रैक्ट करना, लोकल आर्ट और कल्चर को प्रमोट करना, रिलीजियस डेस्टिनेशन पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रा को डेवलप करना। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टीपू सुल्तान के बारे में है। मैसूर के राजा रहे थे टीपू सुल्तान। अभी वो सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी बन गया है बिकॉज बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक गार्डन का नाम इनके नाम पर रखने का मन बनाया गोवंडी में, जो कि ईस्टर्न मुंबई के सब अर्बन इलाके में है। इस पर कई सारे ग्रुप्स ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो टीपू सुल्तान थे वो एंटी हिंदूज थे। उन्होंने कई सारे हिंदू कम्युनिटी के लोगों को परसिक्यूट किया या उनके खिलाफ कार्रवाइयां की। ऑन द अदर हैंड टीपू सुल्तान को एक बहुत ही ग्रेट वॉरियर माना जाता है। दूसरी ओर कई ग्रुप्स का यह मानना है
कि ये हिंदूज के अगेंस्ट थे। खैर, इस कंट्रोवर्सी से अलग हटके हम बात करते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। नवंबर 1750 में इनका जन्म हुआ था। ये बेटे थे हैदर अली के। हैदर अली जो बहुत ही ग्रेट वॉरियर थे वाडियार डायनेस्टी में, बाद में उन्हें गद्दी मिल गई, तो उन्हीं के बेटे थे। ये भी बहुत ही ग्रेट वॉरियर थे। इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी पुकारा जाता था। काफी एजुकेटेड थे। अरेबिक, पर्शियन, कैनरीज और उर्दू पर इनकी बहुत ही अच्छी कमांड थी। फर्दर जो वाइडर नेशनल नैरेटिव है उसके मुताबिक जो टीपू सुल्तान थे वो एक बहुत ही बढ़िया इमेजिनेशन और करेज वाले व्यक्ति थे। बहुत बढ़िया मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे। महज 17 सालों का जो इनका पूरा रेन था उसमें उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बड़ा चैलेंज दिया। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो 1767 से 69 के बीच में हुआ, यह इनके पिता हैदर अली के द्वारा लड़ा गया था। उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था जब इनकी उम्र महज 17 साल की थी। इसके बाद इन्होंने मराठास के साथ भी लड़ाई लड़ी और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1780 से 84 के बीच में हुआ, इसे भी शुरू किया गया था हैदर अली के द्वारा ही। उसमें भी टीपू सुल्तान ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दिखाई, हालांकि इनके पिता की बीच में ही मृत्यु हो गई थी। ये कंपनी की फोर्सेस के खिलाफ 1767 से लेकर 99 के बीच में लड़ते रहे और फाइनली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में श्रीरंगपट्टनम जो उनकी कैपिटल थी उसे डिफेंड करते हुए फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान ये मारे गए। जो टीपू सुल्तान थे इन्होंने यूरोपियन लाइंस पर नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए पहले वॉर रॉकेट का इस्तेमाल किया। इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को डिटेल सर्वे और क्लासिफिकेशन जो लैंड का होता था उसके बेसिस पर डिसाइड किया। लैंड सीधे मतलब जो टैक्स था वो सीधे पीजेंट से लिया जाता था और सैलरीज जो भी सोल्जर्स होते थे उन्हें कैश में दी जाती थी। इन्होंने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया। जो बंजर जमीन थी किसानों को कहा कि आप इसे उपजाऊ बनाइए, हम आपसे 3 साल 4 साल तक इस पर कोई कर नहीं लेंगे या बहुत कम लेंगे, ताकि लोग ज्यादा बंजर जमीन को उपजाऊ बनाए। इरिगेशन का इंफ्रा इन्होंने बेहतर किया, पुराने डैम्स को रिपेयर करवाया, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा प्रमोट किया, सेरिकल्चर को बढ़ाया। इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई ताकि ट्रेड को सपोर्ट किया जा सके। इन्होंने एक स्टेट कमर्शियल कोऑपरेशन को भी, कॉर्पोरेशन को भी स्टैब्लिश किया ताकि फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश किया जा सके। टिप्पू सुल्तान डेमोक्रेसी काफी पसंद करते थे और एक ग्रेट डिप्लोमैट भी थे। इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया और श्रीरंगपट्टनम में जो फ्रेंच सोल्जर्स थे उनको अलाउ किया कि वो जैकोबिन क्लब सेटअप कर सकें और 1797 में जैकोबिन क्लब को सेटअप किया गया, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक हिस्सा था। टीपू सुल्तान खुद जैकोबिन क्लब के मेंबर बने और उन्होंने खुद को सिटीजन टीपू कहलाया जाना पसंद किया। इसके अलावा उन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी को भी श्रीरंगपट्टनम में प्लांट किया। आर्टिकल आदर्श स्मारक स्कीम के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने राज्यसभा को यह जानकारी दी कि 3 मॉन्यूमेंट्स जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं उन्हें आदर्श स्मारक के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया गया है, बिकॉज वहां पर कई सारी एडिशनल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, लाइक वाईफाई, कैफेटेरिया, इंटरप्रिटेशन सेंटर, ब्रेल साइनेज और इल्यूमिनेशन मतलब कि लाइटिंग वगैरह। ये 3 मॉन्यूमेंट्स कौन से हैं आंध्र प्रदेश के? पहला तो है मॉन्यूमेंट्स एट नागार्जुन कोंडा जो कि आपको मिलेगा गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा है बुद्धिस्ट रिमेन्स एट सालिहुंडम जो कि है डिस्ट्रिक्ट श्रीकाकुलम में। और तीसरा है वीरभद्र टेम्पल जो आपको मिलेगा लेपाक्षी में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट या सेंटर्स हैं। फर्दर फोर्ट एट गांडीकोटा, इसे भी अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के तहत ले लिया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक इनिशिएटिव है जहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो कोई एक प्राइवेट एंटिटी किसी एक हेरिटेज को अडॉप्ट कर लेती है और फिर उसके प्रिजर्वेशन के लिए काम करती है। आदर्श स्मारक स्कीम, ये जो स्कीम है ये 2014 में लॉन्च की गई थी। पर्पस ये था कि जो वेरियस मॉन्यूमेंट्स हैं वहां पर विजिटर्स के लिए एमिनिटीज को इम्प्रूव किया जाए, स्पेसिफिकली जो फिजिकली चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए चीज़ों को और बेहतर किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसे इंप्लीमेंट कर रही है। सिविक एमिनिटीज को लगातार ऑगमेंट किया जा रहा है, यानी कि बेहतर किया जा रहा है। प्रोटेक्टेड साइट्स पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने लगभग 100 मॉन्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है जिनमें आदर्श स्मारक स्कीम के तहत अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा, बेहतरी का काम किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के बारे में है।
मध्य प्रदेश में अभी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप, ग्वालियर और ओरछा में। देखिए, एक तो तरीका होता है कि जो आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं आप उनको प्रिजर्व कर लीजिए। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उस पूरे लैंडस्केप को प्रिजर्व करिए जहां पर वो मॉन्यूमेंट्स हैं, मतलब ओवरऑल पूरे अर्बन रीजन को ही आप प्रिजर्व कर लीजिए। तो जो हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट है, इसमें केवल जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें नहीं प्रिजर्व किया जाता, बल्कि उस पूरे लैंडस्केप, उस पूरे एरिया को ही प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है। ग्वालियर और ओरछा जो कि मध्य प्रदेश में है, लोकेशन देखिए कहाँ है, ये मध्य प्रदेश का मैप है, ये है ग्वालियर और ये है ओरछा। इन दोनों ही साइट्स को या इन दोनों लोकेशंस को इंक्लूड किया गया था लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में अंडर इट्स अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम। उनका जो प्रोग्राम है अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम, उसी के तहत 2020 में से इंक्लूड किया गया। यूनेस्को अब जिम्मेदारी लेगा कि यहां पर डेवलपमेंट और मैनेजमेंट प्लान किस प्रकार से चार्ट आउट किया जाएगा सिटीज के लिए, जिसमें सभी एस्पेक्ट्स कवर होंगे, लाइक वहां की हिस्ट्री, कल्चर, फूड, लाइफस्टाइल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सब कुछ। ग्वालियर की बात करें तो ये 9th सेंचुरी में स्टैब्लिश की गई एक सिटी है। यहां पर कई सारे राजवंशों ने शासन किया, लाइक गुर्जर प्रतिहार, तोमर, बघेल, कछवाहो और सिंधिया। सिटी अपने प्लेसेस और टेम्पल्स के लिए जाना जाता है, जहां पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत सास बहू का मंदिर टेम्पल भी मिलेगा। ओरछा की बात करें तो ये भी टेम्पल एंड पैलेसेस के लिए जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में जो बुंदेल राजा हुआ करते थे, ये उनकी कैपिटल हुआ करती थी। कुछ फेमस स्पॉट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, लाइक राजमहल, जहांगीर महल, राम राजा टेम्पल, राय प्रवीण महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर। आर्टिकल चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में है। 23 जुलाई को पूरे भारत ने उन्हें याद किया उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था। अलीरायपुर में भावरा नाम की एक जगह है। अलीरायपुर डिस्ट्रिक्ट वर्तमान में आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था जब उनकी उम्र महज 15 वर्ष की थी। बाद में एज वी नो कि 1922 में महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, तो उसके बाद इन्होंने ज्वाइन कर लिया एचआरए को, जिसका मतलब है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आपको पता होगा यही एचआरए 1928 में जाकर एचएसआरए बन गया, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन। चंद्रशेखर आजाद जी 1925 की काकोरी कॉन्स्पिरेसी में भी इन्वॉल्व थे, जिसमें ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटा जा रहा था ताकि जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं उनके एक्सपेंडिचर को मैनेज किया जा सके। 1926 में इन्होंने वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का भी प्रयास किया था। जेपी सैंडर्स को जब 1928 में गोली मारी गई तो उसकी प्लानिंग में भी आजाद जी का एक की रोल था। सैंडर्स को गोली मारी गई थी लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला लेने के लिए। सैंडर्स ने टारगेटेड लाठीचार्ज करवाया था लाला लाजपत राय जी के ऊपर, जिसके बाद उनकी मौत भी हो गई थी। उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु जी ने सैंडर्स को गोली मारी थी। बैकअप में थे उनके सपोर्ट में सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जी। अच्छा, चलिए एक सवाल आपसे पूछता हूं, लाला लाजपत राय जी किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे जब सैंडर्स ने उनके ऊपर टारगेटेड लाठीचार्ज करवाया था? देखिए, अगर कोई इतनी बड़ी बड़ी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहा है तो निश्चित तौर पर अंग्रेज उसे टारगेट करेंगे। तो अंग्रेजों ने घेर रखा था चंद्रशेखर आजाद जी को अल्फ्रेड पार्क में, जो वर्तमान में प्रयागराज में है। उस समय प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हुआ करता था, कुछ समय पहले तक भी नाम इलाहाबाद ही था। अल्फ्रेड पार्क का नाम अब बदल के चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया है। जब उनके पास केवल एक गोली बची तो उन्होंने अंग्रेजों के हाथों मरने से बेहतर खुद के हाथों मरना प्रेफर किया और वो आखिरी गोली खुद को मार ली, और इस तरीके से वो 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए। अब सवाल यह है कि उन्हें आजाद क्यों कहा जाता था? वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उम्र महज 15 साल थी। गिरफ्तार किए गए, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाए गए। मजिस्ट्रेट ने नाम पूछा, इन्होंने जवाब दिया आजाद। बोले पिता का नाम, तो बताया स्वतंत्रता, और जब कहा कि घर कहां है तो बताया कि जेल। उसके बाद से ये आजाद नाम से ही पॉपुलर हो गए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है रुद्रेश्वर टेम्पल के बारे में। रुद्रेश्वर टेम्पल जो कि वारंगल यानी तेलंगाना में है, उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। अब रुद्रेश्वर टेम्पल नाम से ही होता है, रुद्र यानी शिव जी से एसोसिएटेड, लॉर्ड शिव से एसोसिएटेड टेम्पल है। इसे रामप्पा टेम्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो स्कल्पचर थे, शिल्पकार, उनका नाम रामप्पा था, जिन्होंने 40 सालों में इस टेम्पल को साथ डिजाइन किया गया था। अब इस टेम्पल के आप आर्किटेक्चर को गौर से देखिए तो ये एक स्टार लाइक पैटर्न बनाता है, ठीक है। इस पूरे रीजन में अगर आप देखेंगे तो एक स्टार के जैसा पैटर्न आपको दिखेगा। वैसे यहाँ नहीं दिख रहा है, ओवरऑल जब आप पूरे आर्किटेक्चर को देखेंगे तो दिखेगा आपको। पर खास बात इस टेम्पल की ये है कि ये टेम्पल का जो डिज़ाइन है
एक तो उसमें जो नक्काशी की गई है दीवारों पे बहुत ही खूबसूरत है, और जो अर्थक्वेक भूकंप से रेसिस्टेंट भी है मंदिर कुछ हद तक है। और इसमें अलग अलग प्रकार की जिन सैंडस्टोन्स का या जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया वो उसको विशेष बनाते हैं। खास बात अब कहाँ बनाया गया ये, तो ये मैंने बताया वारंगल के परमपेट विलेज में ये अवस्थित है। जो इसके प्रमुख भगवान है वो है रामलिंगेश्वर यानी कि शिव, और जैसे मैंने आपको पहले बताया शिल्पकार का नाम है रामप्पा। तो ये ककटिया डायनेस्टी के अंतर्गत बनाया गया था, और इससे पहले ये टेम्पल यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में था। जो भी कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई जाती है उससे पहले उसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला जाता है कि अच्छा इन पे हम कार्य कर रहे हैं, उसके बाद उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है, जो अब इसको मिल गया। अब खास बात यह है कि जो मैंने बोला क्या खास बात है इसके आर्किटेक्चर में, तो वो ये है कि इसका जो डिज़ाइन है, जो इसकी फाउंडेशन है, उसके अंदर एक सैंड बॉक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था ताकि ये भूकंप अवरोधी बन सके। तो उस सैंड बॉक्स टेक्निक में जब फाउंडेशन दी जाती है, जब ज़मीन खोदी जाती है, इसके ऊपर मंदिर बनाया जाएगा, वहाँ पर सैंड लाइम, गुड़ और एक विशेष प्रकार का फल होता है कराकया, वो सब मिक्स करके डाला गया ताकि कोहेशन रहे इसके टेम्पल आर्किटेक्चर में। उसके ऊपर जो फ्लोरिंग की गई थी, जब फ्लोर बनाया गया था, तो वो बसाल्ट का इस्तेमाल भी उसके ऊपर किया गया था और रेड सैंडस्टोन का भी इस्तेमाल किया गया था। जो गोपुरम है वो अलग डिज़ाइन में बनाए गए थे। तो एक स्पेशलिटी थी इसके कंस्ट्रक्शन में, जिसलिए इसको साथ दर्जा दिया गया, और इसे कहा जाता है कि मेडिवल पीरियड का एक सबसे उत्कृष्ट मंदिर ये हुआ करता था। अब खास बात यह ककटिया डायनेस्टी के किसके अंतर्गत ये बना, तो जो ये कंस्ट्रक्शन था ये असल में राचरिला रुद्र रेड्डी जो एक जनरल थे किंग गणपति के, उनके अंदर में बनाया गया था। तो गणपति देव किंग थे और ये राचरिला रुद्र रेड्डी असल में वो कमांडर थे जिनके अंदर ये मंदिर कंस्ट्रक्ट किया गया था। हमें पहले शिल्पकार का नाम पता है, तो जो बताया इसमें 6 फीट का ये हाई स्टार पैटर्न में ये प्लेटफॉर्म में बनाया गया। इसमें वॉल, सीलिंग, पिलर्स, अलग अलग तरह की कार्विंग्स की गई हैं दीवारों पे, जो उसको बहुत ही खूबसूरत दिखाते हैं। और सैंड बॉक्स टेक्निक है जिसके तहत इसकी फाउंडेशन कुछ इस तरह की है, ये अर्थक्वेक के टाइम में ये ध्वस्त नहीं होती बिल्डिंग। रेड सैंडस्टोन इसमें इस्तेमाल किया गया, और कहा जाता है कि जो दक्कन का जो इलाका है उसकी सबसे खूबसूरत मंदिर का दर्जा इसे दिया जाता था। अब जब ककटिया डायनेस्टी का टाइम था, उसी टाइम में मार्को पोलो भी इंडिया आए थे, उन्होंने भी इसकी काफ़ी तारीफ करी थी। तो ये सब चीज़ें मिला के इसको काफ़ी स्पेशल बनाते हैं, और इसको जो दर्जा दिया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, अब किस के द्वारा दिया गया, तो यूनेस्को द्वारा दिया गया। अब उससे रिलेटेड एक बॉडी है, उसको भी जान लेते हैं, जिस बॉडी का नाम है आइकोमॉस यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। ये एक एनजीओ है जो कि यूनेस्को के साथ मिलकर ही काम करता है। तो इसका काम ये होता है कि जो भी अगर कोई ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सीरिया में मान लो कोई हेरिटेज साइट है, या अफगानिस्तान में है जिसमें खतरा है वॉर का या कुछ ऐसी समस्या होगा, तो उनको प्रोटेक्ट करना इसका मिशन है। और अगर कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको ठीक से उसका देख रख रखाव हो रहा है नहीं, ये उस पर काम करती है। तो ये असल में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को रिकमेंड करती है कि जो यूनेस्को का कन्वेंशन है किस तरह इसको मेंटेन किया जाए, सेफ्टी इंश्योर की जाए, उसके ऊपर काम करने के लिए। तो ये ब्लू शील्ड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वॉर या नेचुरल डिजास्टर से पीड़ित अगर कोई इलाका है जहाँ पर खतरा होता है तो उसको बचाने का काम ये करती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस, फ्रांस में। तो ये टेम्पल किसके ऊपर बेस्ड है, शिव के ऊपर बेस्ड है। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। अब इसी से रिलेटेड एक और एस्पेक्ट है कि सन टेम्पल्स काफ़ी फेमस है। तो क्वेश्चन देखते हैं 2017 में आया था कि इनमें से कौन से सन टेम्पल्स के लिए फेमस है। अरासवल्ली, अमरकंटक, ओमकारेश्वर। तो अगर यहाँ पर आपको चौथा ऑप्शन रुद्रेश्वर या फिर रमप्पा टेम्पल होता, रुद्रेश्वर में थोड़ा आसान हो जाता है पहचाना, शिव बेस्ड है। अगर रमप्पा टेम्पल होता तो आप क्या टिक करते। तो अगर इन 3 टेम्पल्स से आपको पता होना चाहिए, पहले पूछा जा चुका, तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर है ए यानी 1 ओनली। वाई? बिकॉज अमरकंटक में जो मंदिर है वो नर्मदा के ऊपर बेस्ड है। ओमकारेश्वर जो टेम्पल है वो लॉर्ड शिवा के ऊपर बेस्ड है, और अरसवल्ली में जो टेम्पल है वो सन टेम्पल है। क्या नाम है अरसवल्ली के टेम्पल्स का आपको पता? तो इसका पूरा नाम सूर्य नारायण अरसवल्ली टेम्पल है, सन टेम्पल है, नाम से ही पता है सूर्य नारायण। और ये कलिंग डायनेस्टी के रूलर्स नहीं बनाया था, ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये एक सन टेम्पल है, बाकी एक शिव टेम्पल है। और अमरकंटक में भी नर्मदा रिवर के ऊपर बेस्ड कुछ टेम्पल्स और कुछ शिव के ऊपर बेस्ड है, लेकिन मंदिर सन के ऊपर बेस्ड नहीं थे। तो अगर हाँ यहाँ कोणार्क होता तो आप उसको टिक कर सकते। तो इस तरह हमें पता होना चाहिए टेम्पल किस चीज़ से रिलेटेड है, और ऑब्वियसली ये तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आर्टिकल धौलावीरा के बारे में है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा रामप्पा टेम्पल के बारे में, जो बना इंडिया का 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और उसके बाद 40वें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है धौलावीरा को, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है। इस साइट के इंक्लूजन के बाद इंडिया सुपर 40 ग्रुप में शामिल हो गया है। मतलब
ऐसे देशों की सूची में आ चुका है जिनके पास 40 या उससे अधिक अप टू 49 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अच्छी बात है, इंडिया के लिए खुशी की बात है। इसके पहले कि आगे बढ़े, लोकेशन देखिए धौलावीरा की। यह है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो साइट्स हमने एक्सकेवेट की हैं उनकी लोकेशंस। यहां पर जो सबसे पहली साइट एक्सकेवेट की गई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये इंडस वैली के आसपास या उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास डेवलप हुई थी। इसमें जो पहली साइट एक्सकेवेट की गई थी दैट वाज हड़प्पा, इसीलिए कई बार इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह दिया जाता है। यहां पर देखिए एक और इंपॉर्टेंट साइट है दैट इज मोहनजोदड़ो, ये है कोटडीजी, ये है चनुद्रो। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट धौलावीरा। धौलावीरा देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये आपको ऑब्वियसली दिख रहा होगा कि गुजरात में है, तो लोकेशन तो आप स्पॉट कर पा रहे हैं। चलिए बढ़िया बात है। देखिए धौलावीरा एक आर्कोलॉजिकल साइट है जो आपको हड़प्पन एरा की सिटी के रूप में मिलती है। ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, इतना तो मैप में देख के भी समझ में आ रहा था। ये साइट कुछ ऐसे अर्बन सेटलमेंट्स में से है जो 3rd to mid 2nd मिलेनियम बीसी से बिलोंग करता है और उसे वेल प्रिजर्व्ड रखा गया है। इंडिया काफी काम करता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं उनके मेंटेनेंस में। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन कब थी इसका टाइम तो विवादित है, लेकिन जो एक सर्वसम्मति मिलती है, लाइक यहां पर देखिए मैप में आपको बताया गया 2600 to 1900 बीसी, लेकिन जो ज्यादा कंसेंसस है वो 2500 to 1750 बीसी पे है। ठीक है, खैर साइट्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो वेरी करता रहता है, तो ये ड्यूरेशन है उसी दौरान ये सिटीज डेवलप हुई थी। अगर आप एरिया वाइज देखेंगे तो लगभग 1000 से ज्यादा हड़प्पन साइट्स हमें मिली हैं, उनमें ये छठी सबसे बड़ी साइट है। यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बड़ा आसान सा है, मे बी आप जानते भी हो। आप बताइएगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? सबसे बड़ी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये छठी सबसे बड़ी है धौलावीरा, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ये साइट जो है इसे 1968 में डिस्कवर किया गया था और जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनका नाम था जगतपति जोशी। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो जेपी जोशी याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण का नाम तो याद है ना, जिन्होंने टोटल रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था। तो जेपी जो जयप्रकाश नारायण थे ये जगतपति जोशी हैं। यहां पर देखिए 2 सीजनल स्ट्रीम्स हैं, मनसार और मनहार। बरसात के मौसम में पानी आ जाता है तो पानी भरा रहता है। फीचर्स की बात करें तो यहां पर आपको एक फोर्टिफाइड सिटाडेल मिलेगा, एक मिडिल टाउन मिलेगा, एक लोअर टाउन मिलेगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज हैं वो यूजुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी। एक होता था सिटाडेल और दूसरा होता था लोअर टाउन। सिटाडेल में ऐसा माना जाता था कि जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स थी या जो बड़े लोग रहते होंगे ऑब्वियसली वो वहां पे रहते होंगे और कॉमन लोग यहां पर लोअर टाउन में रहते होंगे। लेकिन जो धौलावीरा है इसकी एक खास बात यह है कि ये सिटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, मतलब सिटाडेल और लोअर टाउन, रदर ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिटाडेल, मिडिल टाउन, देन लोअर टाउन। तो ये 3 का जो डिवीजन है वो आपको धौलावीरा में मिलता है, जो कि ज्यादातर सिटीज में नहीं मिलता। वहां 2 का डिवीजन मिलता है, सिटाडेल और लोअर टाउन। जो वॉल्स बनाई गई थी, सिटाडेल जो फोर्टिफाई किया गया है, या फिर जो टाउन्स में हमें वॉल्स मिली हैं वो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन की मिली हैं, जबकि ज्यादातर सिटीज में जो आईवीसी से बिलोंग करती हैं वहां हमें मड ब्रिक्स मिली हैं, वो भी बेक्ड, पकी हुई। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ रहे हैं धौलावीरा के। वाटर मैनेजमेंट यहाँ का बहुत ही बेहतरीन था। हमें वहां पर एक रॉक कट वाटर रिजर्वायर भी मिला है जो दिखाता है कि इनका वाटर मैनेजमेंट काफी बढ़िया था। मल्टी लेयर डिफेंसिव मैकेनिज्म था, स्टोन का काफी अच्छा इस्तेमाल करते थे ये, और इनका बरियल स्ट्रक्चर भी काफी स्पेशल होता था। एक्सकेवेशंस में हमें कई सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो कॉपर, स्टोन, ज्वेलरी के फॉर्म में हैं, टेराकोटा, गोल्ड और आइवरी के बने हुए हैं। ठीक है, हमें यहाँ से कॉपर स्मेल्टर्स के भी रिमेन्स मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि धौलावीरा में रहने वाले लोग मेटलर्जी में एक्सपर्ट थे। ये ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग का भी हब हुआ करता था, जहां पर शेल्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स जैसे कि अगाटे, अगाटे को देखिए आप सुलेमानी पत्थर भी बोलते हैं ना, उससे बनी हुई ज्वेलरीज मिलती हैं। ये भी पता चलता है कि ये टिम्बर का एक्सपोर्ट किया करते थे। डिक्लाइन कैसे हुआ? डिक्लाइन आईवीसी की सिटीज के डिक्लाइन का कई सारा कारण हो सकता है, अभी पता तो नहीं है क्लियर, बट एक रीजन ये बताया जाता है कि इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकता है। यहां पर वही रीजन बताते हैं। मेसोपोटामिया के साथ धौलावीरा के अच्छे लिंक्स थे, ट्रेड लिंक्स। कहते हैं कि मेसोपोटामिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, जिससे धौलावीरा की इकोनॉमी भी प्रभावित हुई और धीमे धीमे यहाँ के लोग माइग्रेट करने लगे। उन्होंने अपना बड़ा मार्केट खो दिया, जिससे उनकी जो माइनिंग इंडस्ट्री थी वो भी खराब हो गई। मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, स्पोर्ट सब कुछ बुरी तरीके से प्रभावित हुआ जब मेसोपोटामिया का मार्केट पूरी तरीके से गिर गया। तो 2000 बीसी के आसपास सीवियर एरिडिटी मतलब पानी की कमी को भी फेस किया धौलावीरा ने। सरस्वती रिवर सूखने लगी, ड्रॉट लाइक सिचुएशन बनी, लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया गंगा के किनारे। कुछ लोग महाराष्ट्र भी चले गए। इस तरीके से जो साइट थी वो धीमे धीमे खत्म हो गई। नेक्स्ट आर्टिकल कुछ आर्ट ऑफ वर्क के बारे में है।
अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नेशनल गैलरी ने यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है कि वो 14 वर्क ऑफ आर्ट को जो उनके एशियन आर्ट कलेक्शन में है उन्हें इंडिया को रिटर्न कर देंगे। इनमें एक इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क है दैट इज डांसिंग चाइल्ड सेंट संबंदर जी की एक मूर्ति जो कि चोला डायनेस्टी से बिलोंग करती है। 12वीं शताब्दी के आसपास इसे बनाया गया रहा होगा। एक है आर्क फॉर जैन श्राइन, 11th या 12th सेंचुरी का ये वर्क होगा। 1163 में माउंट आबू रीजन में राजस्थान में इसका ओरिजिन ट्रेस किया जाता है। अब बात करते हैं संबंदर जी के बारे में। संबंदर जी एक शैव पोएट सेंट थे, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। 7th सेंचुरी के आसपास ये हुआ करते थे। ये अप्पार जी के कॉन्टेम्परेरी थे जो कि एक और शैव पोएट ही थे। ये एक चाइल्ड प्रोडिजी थे। चाइल्ड प्रोडिजी होने का मतलब एक ऐसे बच्चे से है जिसका दिमाग एक औसत से बहुत ज़्यादा होता है। ये केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जिंदा थे। जो चाइल्ड प्रोडिजी होते हैं वो बचपन में ही कुछ बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन देके जाते हैं। तमिल सैव ट्रेडिशन के मुताबिक इन्होंने 16,000 से ज़्यादा हाइम्स क्रिएट किए थे जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे, जिनमें से 383 हाइम्स ही हमें मिले हैं या फिर उसमें 4181 स्टेंजाज हैं जो आज सर्वाइव करते हैं। ये भक्ति में बहुत ज़्यादा इंटेंसली इन्वॉल्व रहते थे, हिंदू गॉड शिवा को डेडिकेटेड। इनके जो सर्वाइविंग कॉम्पोजिशंस हैं उनमें से जो भी कुछ वर्सेस हैं वो हमें तिरुमुरई के फर्स्ट 3 वॉल्यूम्स में मिल जाएंगे जो कि शैव सिद्धांत का एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन भी क्रिएट करता है। चोला डायनेस्टी की बात करें तो ये एक तमिल डायनेस्टी हुआ करती थी। सदर्न इंडिया में 13वीं शताब्दी तक ये बनी रही। वैसे तो कहते हैं इसका ओरिजिन 3rd सेंचुरी BC में था, लेकिन जो एंशिएंट चोला डायनेस्टी थी उसके बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है। ये कुछ समय तक वहाँ बनी रही थी साउथ इंडिया में। रिसोर्सेज की कमी है जानकारी को लेकर। इसके बाद अगेन ये रिवाइव करती है 8th सेंचुरी के आसपास जब ये पल्लवास को हराते हैं और विजयालय जी के द्वारा फाउंड किया जाता है चोला एम्पायर को एक बार फिर से। इन्हें मेडवल चोला कहा जाता है। इन्होंने पल्लवास को हराया था, उसके बाद तंजौर पर अपना कब्जा जमाया और चोला एम्पायर की पहली कैपिटल भी तंजौर ही बनी। हम बात मेडवल चोलास की कर रहे हैं। राजेंद्र चोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे चोला एम्पायर में, जिसके बाद राजराजा चोल आते हैं। ये पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने गंगा नदी के आसपास के जो रीजन्स हैं वहां पर अटैक्स किए और उन क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया। गंगा के रीजन्स पर विक्ट्री अवेल करने के बाद इन्होंने गंगई कोंड का टाइटल अवेल किया और एक नई सिटी को भी डेवलप किया जिसे अपना कैपिटल बनाया, दैट वाज गंगई कोंड चोलपुरम। चोला टेम्पल्स कई सारे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैजेस्टिक हैं और आज भी एग्जिस्ट करते हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डेजिग्नेशन भी मिला हुआ है कई सारे चोला टेम्पल्स को। अर्ली 11th और 12th सेंचुरी में इन्हें बनाया गया था। बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजावुर में है, बृहदेश्वर टेम्पल जो गंगईकोंड चोलपुरम में है और ऐरावतेश्वर टेम्पल जो दरसुराम में है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।